नमस्कार, क्या हाल है? बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर पे और वो था हमारा ओम्स लॉ, जिसके रिगार्ड मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ दी थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो बेटा ओम्स लॉ में एक टर्म आया था जिसको हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे थे, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आज हम इसकी बात करेंगे और उन रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइंड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं सर्किट्स में, उसकी बात करेंगे। उसके बाद उन रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, इसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे और फाइनली फिर हम हीटिंग इफेक्ट पे आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? यार आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस समझने से पहले आप सिर्फ ये जान रखिए कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो या फिर आप कार से जा रहे हो, आपको एक सीधी सड़क जा रही है और उस सीधी सड़क पे बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत कम कार्स हैं। तो आपको कार चलाने में क्या होगा, बहुत ही इजी महसूस होगा। आप बिल्कुल फ्लो के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी सेम सड़क पर ढेर सारी ट्रैफिक हो तो क्या आपको कार चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा आपका स्पीड रिडक्शन होगा। उसी तरीके से यार हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस टर्म का मतलब ये होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। और रेजिस्टेंस टर्म रुकावट किस सेंस में कह रहा है? सेंस ये है कि हमने इस चैप्टर में सिर्फ ये देखा कि कंडक्टर के अंदर सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे जब उनको हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रहे थे। कंडक्टर के एक एंड को हायर पोटेंशियल से और दूसरे एंड को लोअर पोटेंशियल के साथ जब हम क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, तो फिर कंडक्टर के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्लो करते चले जा रहे थे। लेकिन यार कंडक्टर के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है। कंडक्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं, आपके एटम्स भी होते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस भी होता है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डायग्राम के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है। जब हम इसको क्या करेंगे, किसी पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी यहाँ मैंने एक की लगाई है जिसको मैंने क्या किया है, ओपन रखा है। ओपन इन द सेंस मीन्स, ओपन इन द सेंस मीन्स दैट द स्विच इज ऑफ कंडीशन। यहाँ पे बेटा ओपन का मतलब ऑफ होता है, क्लोज का मतलब ऑन कंडीशन होता है स्विच के लिए। तो स्विच को मैंने क्या किया, ओपन रखा है। तो हमारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे सब रैंडम मोशन कर रहे थे कंडक्टर के अंदर, इधर उधर घूम रहे थे, जहां जिनका मन था अपना जा रहे थे। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, ठीक है। हर तरफ अपना ओपनली ये लोग फ्लो कर रहे थे। बट जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, ये इलेक्ट्रॉन सब के सब क्या होने लगे, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया। निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करना लगा, शो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। यार तो जब ये फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो इनके रास्ते में क्या होगा, कुछ एटम्स आएंगे, कुछ एटम्स आएंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो इनके पास तो ब्रेक होता नहीं, तो ये जाके उससे क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। क्या करेंगे, जाके उससे कोलाइड कर जाएंगे। तो जैसे ही ये कोलाइड करेंगे, जैसे ही ये वहां पे जा करके टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, इनकी जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी और फिर से ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे बार बार टकराएंगे, बार बार टकराएंगे और ये क्या होगा, इनकी स्पीड स्लो होती चली जाएगी। अब अलग अलग कंडक्टर्स में जो ये इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है वो अलग अलग अमाउंट में होता है। तो हर कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस भी सेम होता है। तो हो सॉरी, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होता है, आई एम सॉरी। तो
यहां पर क्या होता है कि आपका जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है और किसी भी एटम से जाके टकराता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब कंडक्टर में इन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन कितना हो रहा है, इसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो हर मैटर में पाई ही पाई जाती है। तो जब ये रुकावट उत्पन्न होती है, यानी ये जो कोलिजन करने के बाद जो इनके रास्ते में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, उसी के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा। तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज अ ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट, सॉरी, रेजिस्टेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पे मेजरमेंट छूट गया है, इसको लिख लिया जाए, मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। दैट इज, एक तरीके से हम यहां पर एक डेफिनेशन इसकी और दे सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या होगा, वो डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, उस डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस is always resistance is always ratio of potential difference to the current flowing in a conductor। क्लियर है बेटा? इसको पॉज करके आप क्या करेंगे, वीडियो को नोट डाउन कर लेंगे अपने शीट में या जहां पर भी आप लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि अभी आप 10th में हैं, तो सारी चीजों को आप एकदम दिमाग में इतनी जल्दी नहीं बैठा पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे तो आपके पास नोट्स प्रोवाइडेड रहेगी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, जब रास्ते में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होता है एटम्स के साथ, तो उनके रास्ते में जो रुकावट आई, यानी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हुआ, उनकी स्पीड स्लो डाउन हुई, उसी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब थोड़ा बात इधर करते हैं। तो रेजिस्टेंस में ये इतनी चीजें हुई, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट थिंग इज दैट रेजिस्टेंस आपका हो गया, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है। इसको किससे, विच शोन बाई ग्रीक सिंबल दिस। यहां पर एक आपके बुक में देखिएगा हेडफोन जैसा होता है, ठीक है, हाँ, हेडफोन जैसा। हेडफोन का मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं, इसको लगा के कान में सुनना है, ये सिंबल है। ये इससे आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल का नाम क्या है बेटा, ओमेगा। तो इसका सिंबल क्या है, ओम है, और इसका यूनिट क्या है, ओम है, और इसका सिंबल क्या है, ओमेगा है। ठीक है, तो इससे आप रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, शो करते हैं कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो उसके बाद क्या होता है
कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है किसी कंडक्टर के लिए। इस पे कुछ कुछ फैक्टर्स पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चलो बात करते हैं उसके बारे में। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको? सबसे पहले बेटा नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बेटा देखिए होता क्या है, मैंने मान लीजिए 1 मीटर का वायर लिया, 1 मीटर को में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करना शुरू करेगा तो उसका कोलिजन कुछ एटम से होगा। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगा, अब मैंने 2 मीटर का वायर लिया तो कोलिजन बढ़ गया ना, क्योंकि उस अगले 1 मीटर में भी ढेर सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, उससे भी तो वो इलेक्ट्रॉन टकराएगा। अब तो होगा क्या कि जब लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो अगर आप कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करते हैं, कैसे डिपेंडेंसी है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the length of conductor, directly proportional to the length of conductor। तो अगर आप कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी इसमें लिख सकते हैं हम लोग R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, where L is the length of conductor, where L is length of conductor। लेंथ क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। तो ये पहला फैक्टर हुआ, ठीक है। तो इस पे क्या होगी डिपेंडेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, ठीक। इफ यू इंक्रीज योर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजेज इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, सेम रेशियो में ये भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगला फैक्टर क्या है बेटा, अगला फैक्टर है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर मींस नंबर 2 इज दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, एरिया का मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक वायर लिया है, इस मार्कर को आप एक वायर मान लीजिए, इसको मैंने ऐसे खचाक से काट दिया, इसका गला खचाक से काटने के बाद ये क्या निकला, एक सर्कुलर डिस्क टाइप का निकला। इस व्यू से ऐसे सीधा व्यू जब आप देखेंगे तो ये एक डिस्क टाइप का दिख रहा है आपको, सर्कुलर डिस्क। ये जो सर्कुलर डिस्क है यार, इसी को क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो ये बताइए क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने का मतलब क्या होगा, तार मेरा मोटा हो जाएगा, तार मेरा मोटा हो जाएगा, लेंथ मैंने उतनी ही रखी है, तार को मोटा कर दिया। तो लेंथ जब मैंने उतनी ही कांस्टेंट रखी हुई और तार को मैंने मोटा कर दिया, यानी कंडक्टर को मैंने मोटा कर दिया, तो यार एटम्स की जो नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या वो बढ़ जाएंगे आपके वायर में, नहीं बढ़ेंगे। नहीं बढ़ने का सेंस ये है कि जब एटम्स बढ़ेंगे ही नहीं तो कोलिजन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज जो एटम्स पास पास थे अब वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे
और दूर दूर होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को पास करने का रास्ता मिल जाएगा, वो कोलिजन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जिस रोड पर कार लेके चल रहे थे वहां पे एक सिंपल ट्रैफिक थी, जिस स्पीड से आप चल रहे थे अगर वो आपको थोड़ी दूर चलने के बाद वो रोड थोड़ी सी और चौड़ी और वाइड मिल जाए, तब क्या आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे या सेम स्पीड से चलेंगे? आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ सकती है, तो आप अगर स्पीड बढ़ा सकते हैं तो आप अपनी कार की स्पीड क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। तो उसी तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से कोलिजन घट जाता है, कोलिजन डिक्रीज कर जाता है, और कोलिजन डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर हो जाएगा रेजिस्टेंस of a conductor decreases with increase in cross section area of a conductor। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर आप इस ए को इंक्रीज करेंगे तो ये आर आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये ए को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आर आपका डिक्रीज होगा, ए को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो आर आपका इंक्रीज होगा। क्लियर है बात? तो एरिया ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये डिपेंडेंसी है इसकी। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा फैक्टर्स देखते हैं। तीसरा फैक्टर क्या होता है? थर्ड फैक्टर इज मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब मटेरियल पे कैसा डिपेंडेंसी है यार, हर एटम, हर मटेरियल का जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि हर मटेरियल का अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनते रहते हैं, तो सब में एक ही टाइप के बॉन्ड्स नहीं होते, सब में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं होते, सब में एक ही टाइप से एटम अरेंज नहीं होता। तो मान लेते हैं हमारे पास दो वायर है, ये मेरे पास कॉपर वायर है, ये मेरे पास क्या है, आयरन का वायर है। तो कॉपर वायर भी सेम लेंथ का है, सेम एरिया का है, आयरन वायर भी सेम लेंथ का है, सेम एरिया का है। क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए? नहीं। आयरन का रेजिस्टेंस अगर कॉपर के उतने ही सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल होता तो यार हम अपनी सर्किट्स में कॉपर का वायर क्यों यूज करते हैं, हम आयरन का यूज करते हैं ना। कॉपर महंगा है, आयरन का वायर सस्ता है। क्या रीजन है कि हम कॉपर वायर ले आते हैं? कॉपर वायर हम इसलिए ले आते हैं बेटा कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है। और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हमारे घरों की जो वायरिंग होती है, हमें एक ऐसे वायर की जरूरत होती है जो इसका क्या हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है, मिनिमम हो। नहीं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज करेगा और एनर्जी वेस्टेज ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, एनर्जी वेस्ट हो रही ना। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, एटम को पास कर दे रहे हैं, मॉलिक्यूल को पास कर दे रहे हैं। तो वो एनर्जी क्या हो जा रही है, वेस्ट हो जा रही है, वो एनर्जी किसी काम में नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक लेस रेजिस्टेंस का वायर अपने घरों में इस्तेमाल करना होता है। तो जब हम अपने घरों में लेस रेजिस्टेंस का एक वायर इस्तेमाल करेंगे तो वो कोलिजन कम होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो एनर्जी वेस्टेज भी कम होगा। जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस वाले वायर को यूज करते हैं। अब यार ऐसे देखो तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस होता है सिल्वर का या फिर गोल्ड का। अब यार हम इतने अमीर तो है नहीं कि अंबानी के खानदान से आते हैं, है ना। तो मैटर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इतने अमीर तो है नहीं, इतने कॉस्टली वायर यूज कर सकते हैं अपने घर में कि चांदी का तार लगा दिया यार,
पता चला अगले दिन तार ही गायब हो गया, ठीक है। हाँ, सच में ऐसा होगा। अब पता चला आपने चांदी का वायर यानी सिल्वर का वायर अपने पूरे घरों में लगवा दिया, अगले दिन चोर आया, गया ये भाई कुछ मत लूटो, बस तार ही खोल के ले चलो, बहुत है इतना। तो ये क्या होगा, अगर आप वायर लगा देंगे तो आप क्या करते हैं, चांदी का वायर नहीं लगा सकते तो आप क्या करते हैं, कॉपर का वायर लगाते हैं। कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस चांदी से थोड़ा ही कम, थोड़ा ही ज्यादा होता है, सॉरी, ठीक है। तो मटेरियल पे कैसे डिपेंडेंसी होती है यार, अब मटेरियल पे डिपेंडेंसी का कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आप ये मटेरियल यूज, अब मटेरियल क्या है यार, मटेरियल बढ़ा दो घटा दो, ये थोड़ी होता है। मटेरियल कॉपर अलग है, आयरन अलग है, एल्यूमिनियम अलग है। तो मटेरियल पे डिपेंडेंसी होती क्या है, उसके लिए हमने एक क्या फैक्टर निकाला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, जैसे मैं मान लो कि यार मैंने एक इतना बड़ा सा क्या लिया, एक मार्कर लिया है, इसको आप मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, ये आयरन का वायर है और ये एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है। ग्रीन क्या है, कॉपर का है, रेड क्या है, एल्यूमिनियम का है और ब्लैक क्या है, आयरन का वायर है। सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यार इसकी रेजिस्टेंस अलग अलग होगी, लेंथ और एरिया पे सिर्फ डिपेंडेंसी होती। तो अभी मैंने क्या किया, R प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो यार L और A तो सबका सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम आना चाहिए, लेकिन ओरिजिनली ऐसा होता नहीं। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग एक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और वही कांस्टेंट क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है रो L अपॉन A, where rho is specific resistance or resistivity of कंडक्टर। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ये R होता है वो L और A पे तो डिपेंडेंसी इसकी है ही है, साथ में इस रो पे है। और ये जो रो होता है ना यार, ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। मटेरियल मींस कि आप कॉपर का वायर लेंगे तो उसके लिए एक फिक्स वैल्यू होगी, आप आयरन की वायर लेंगे तो उसके लिए एक अलग फिक्स वैल्यू होगी, आप एल्यूमिनियम के वायर लेंगे तो उसके लिए भी अलग फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन लेंथ और एरिया पे ये रो डिपेंड नहीं करेगा। रो का मतलब ये यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ मटेरियल को शो करता है कि अगर हमने इस मटेरियल को लिया तो इसकी वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन जाता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A फॉर अ रेजिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल ऑफ डेफिनिट लेंथ एंड डेफिनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब यहां पर यार बात करते हैं तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ये एक फॉर्मूला रो का आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब रो आर ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू रो है तो इसकी यूनिट देखते हैं। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, आर फॉर ओम, ए फॉर मीटर स्क्वायर और एल का यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट रो की क्या आ गई, ओम मीटर। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ठीक है। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर, क्योंकि ये किसी पे लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। यानी आप एल्यूमिनियम की वायर लोगे, एल्यूमिनियम की वायर आपने लिया, अब आप उसकी चाहे 1 सेंटीमीटर लेंथ लो
चाहे पतला सा लो और चाहे 1 किलोमीटर लंबा लो और मोटा सा ले लो, इस रो की वैल्यू ना बेटा सेम ही होने वाली है दोनों वायर के लिए। रो की वैल्यू बदलेगी नहीं, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स होगी। फिर अगर आपने कॉपर का ले लिया तो रो की वैल्यू बदल जाएगी, रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर से क्या होगा, आप उस कॉपर के बारे में कितना भी चेंजमेंट कर डालो लेकिन रो उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और इन पे क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक टर्म और आता है, एक डिपेंडेंसी और होती है जिसको बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस में आपके क्लास 10th में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन 12th में आप उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चौथा फैक्टर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा ही आपके हाई स्कूल के सिलेबस में है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है इस पे, बट केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चौथा जो होता है वो होता है यार टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। चलो, तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या हो गया यार, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मीन्स ये हो गया कि यार कंडक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ाने पर कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी क्या होती है ना, कि अगर आप मेटेलिक वायर लेते हो यानी मेटल्स का लेते हो तो उसका टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कुछ और होती है। उसके बाद अगर आप सेमीकंडक्टर लेते हो तो उस पर कुछ और होती है। अगर आप इंसुलेटर लेते हो तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ हो, रेजिस्टेंस तो उसका इनफाइनाइट होना ही है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होता है, आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स क्या होता है, आप पानी में नमक घोल दो तो नमक क्या होता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को अगर आप वाटर में घोल दोगे तो वाटर एक पोलराइज्ड मटेरियल होता है जो क्या करता है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर देता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में टूट जाता है। तो जब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में ये ब्रेक हो जाता है तो होता क्या है कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आयंस के फॉर्म, मतलब कि आयंस मूव करने लगते हैं और ये क्या बन जाता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस अब कैसा होता है, डिपेंडेंसी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, ये हम लोग को नहीं पता। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट, फॉर मेटेलिक कंडक्टर। अब आते हैं मेटेलिक कंडक्टर। यार मेटेलिक कंडक्टर में ये बताइए, अगर आप किसी वायर को हीट कर दोगे, ठीक है, आपने किसी वायर को हीट कर दिया, हीट करने पर क्या होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे तेजी के साथ, और जब वो तेजी के साथ मूव करेंगे तो जा करके जल्दी जल्दी क्या होगा, एटम से टकराएंगे। टकराने पर क्या होगा, एनर्जी को लूज करेंगे, यानी कोलिजन बढ़ गया यार। कोलिजन बढ़ने का मतलब यानी इलेक्ट्रॉन जो देर में धीरे धीरे जा रहे थे आराम से, उनको आपने थोड़ा और स्पीड दे दिया और फिर से वो टकराना शुरू कर दे। तो जब आप जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे भी, तो जल्दी जल्दी जब टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो होता क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, resistance of metallic conductor increases with increase in temperature, temperature of conductor। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। नंबर 2, फॉर
सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नॉर्मल स्टेट में क्या होते हैं, एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के बाद या कुछ स्पेशल कंडीशंस पे ये क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा गया। सेमी मीन्स थोड़ा, कंडक्टर मीन्स कंडक्टर यानी चालक। तो सेमी का मतलब थोड़ा, तो प्योर कंडक्टर नहीं होते ये कि जब चाहो बिजली फ्लो करते, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दो, होगा क्या, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मीन्स कभी कंडक्टर होंगे कभी नॉन कंडक्टर होंगे यानी इंसुलेटर होंगे। तो कंडक्टर कब होंगे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे, जब हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या करता है, इसका भैया रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर decreases with increase in temperature। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर का, वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। कब डिक्रीज करता है, जब इनका सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे। क्लियर है? जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए आप लोग, है ना। जल्दी जल्दी वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, और सभी जो भी देखने वाले हों। जितनी जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी इस व्हाइट बोर्ड को मैं डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, सपना है, सपना देखने में क्या दिक्कत है ना। हो पाए ना हो पाए, सपने तो देखने ही चाहिए, है ना। आपने भी सपना देखा होगा आईआईटी जाने का, नीट क्वालिफाई करने का, तो यार कोशिश तो करना ही होगा। बिना कोशिश किए तो कुछ मिलता नहीं आजकल के ज़माने में। तो कोशिश करना चाहिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ जाएगा तो मैं भी कुछ अच्छा कर लूँगा। ठीक है, बाकी मेरी सेवा भाव क्या है, इस दशा में नहीं है कि मैं आपको और लोगों की तरह बहुत एजुकेशन जो है वो बहुत हाई रेट्स पे प्रोवाइड करूँ। मेरा भी यार मोटो थोड़ा सा ऐसा ही है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो फ़ायदेमंद हो, क्योंकि हम जिस जगह से आते थे वहाँ पे उस समय टीचर्स बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता ही नहीं था। बस उसको लगता था यार कि मेरा काम है पढ़ाना, बस मुझे पढ़ा के बोर्ड से निकल जाना है, बच्चे को आए ना आए कोई मतलब नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि वो किसी बच्चे को अच्छे से समझाएं, किसी बच्चे को फील करा दें फिजिक्स। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को इतना फील करा करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि यार आपको समझ में आए। तो होता क्या है ना कि जो जनरेशन गैप होती ना, मतलब जिस जनरेशन में हम लोग को जो स्टडी मिल नहीं पाई, अब हम वो प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको। इसीलिए मैं शॉर्ट्स पे आपको प्रैक्टिकल वीडियोस देता रहता हूँ। यूट्यूब पे मैं आपको एक अच्छा सा मतलब कंटेंट ला करके देता हूँ जो इजी और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बोर्ड में जितना आता है सिर्फ उतना ही, फालतू की चीज़ें तो बहुत लोग पढ़ाते हैं। बहुत से लोग होते हैं क्या, फालतू की चीज़ें पढ़ाते हैं कि उनका चैनल हिट करे, उनका चैनल आगे ग्रो करे। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा डालेंगे 10th में। अरे 10th का बच्चा है भाई, पीएचडी नहीं कर रहा। पीएचडी करना होता तो तुम्हारा चैनल नहीं देखता। 10th क्लास का फिजिक्स नहीं पढ़ रहा होता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा होता, 10th क्लास में है, 10th क्लास के हिसाब से पढ़ाओ ना। तो मैं 10th क्लास के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ बस। चलो आगे समझो। अब आते हैं यार इलेक्ट्रोलाइट पे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यार, इसका भी जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डिक्रीज ही करता है इसके साथ, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट decreases with increase in temperature।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का भी टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। क्लियर है इतनी बात। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये पूरी रेजिस्टेंस की कहानी थी। इसी के बाद बेटा थोड़ा सा होता है कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अंत करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कंप्लीट पैकेज के साथ, मतलब कि न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे और पढ़ेंगे भी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बस कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि यार रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। यार आप खुद ही समझो ना, कंडक्टेंस मीन्स क्या, जिसके अंदर अच्छा लाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए। तो यार अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को चलने में प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रॉन कोलाइड ज्यादा करेंगे एटम से, तो एटम से अगर वो ज्यादा कोलाइड करेंगे तो यार उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहाँ से हो पाएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो नहीं पाएगी, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, डाउन होगा। इसीलिए अपोजिट कनेक्शन है। अपोजिट कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ गए। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में अपोजिट होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। यार इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ओम इनवर्स या पर ओम, वही तो होगा ना। यहाँ रेजिस्टेंस रखोगे तो ओम ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। क्लियर है, तो ओम इनवर्स। दूसरा क्या होता है यार, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है यार, कंडक्टिविटी भी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका भी क्या होता है, इसको शायद सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन रो। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या था, ओम मीटर, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1, यानी पर ओम मीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर, और ये इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई। तो इतनी बात क्लियर है बेटा। जिस हिसाब से आपने शॉर्ट्स पे और चैनल्स पे व्यूज दिए हैं, तो यार एक एनर्जी आती है कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है, अभी तक मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रहा हूँ लगभग 8-9 साल से, तो उतना क्या होता है ना, ऑडियंस नहीं क्रिएट हो पाता, जितने लोगों तक मैं अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूँ पहुंच नहीं पाती। इसलिए मैंने इस यूट्यूब का सहारा लिया और काफ़ी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कितना पढ़ाना है और कितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको ये वीडियो मैं एंड करता हूँ और इतना आप नोट कर लेंगे।